से नसें तन रही थी उसकी, और बैठे बैठे घुटने यूं कांप जाते थे जैसे मिर्गी पड़ने वाली। शहर में दंगे चलते 4 दिन हो गए। कर्फ्यू कुछ देर के लिए सुबह खुलता, कुछ देर के लिए शाम। कर्फ्यू खुलता तो लोग जल्दी जल्दी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते, कुछ लोग जल्दी जल्दी मारकाट करते, चाकू चलाते, आग लगाते, और कुछ लाशें गिराकर कर्फ्यू शुरू होने से पहले वापस आकर घरों में बंद हो जाते। गरम गरम खबरें और गरम गरम लहू मुसलसल बह रहा था बंबई में। लेकिन रेडियो और टीवी बाकायदा अनाउंस कर रहे थे कि शहर की हालत काबू में है और हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं। हालात नॉर्मल साबित करने के लिए कल से लोकल ट्रेन भी कुछ ज्यादा देर तक चल रही थी। बेशक डिब्बे खाली थे, लेकिन रोशनियां जब पटरियों पर दौड़ती नजर आई तो 4 दिनों के अंसार अंधेरे में जरा जुम्बिश हुई, हलचल। रेलवे ट्रैक्स के दोनों तरफ बस्तियों में जो सन्नाटा पथरा गया, वो ट्रेन के गुजरने से कुछ देर के लिए खड़खड़ाया तो फिर से हरकत की उम्मीद बनी। आमिर आवाज भी सुनता था और उठकर देखता भी कि गाड़ी चलने लगी। कल 5वां दिन था, वो घर से गायब था। अब तो इंतजार खत्म हो चुका होगा और उसकी तलाश शुरू। दिन खत्म होने ही वाला था कि उसका सब्र टूट गया। शाम का कर्फ्यू खुलते ही वो अंधेरी के स्टेशन पर जा पहुंचा। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। इंडिकेटर पर ट्रेन के आने का वक्त टिमटिमा रहा। गाड़ी आज बहुत आहिस्ता से दाखिल हुई स्टेशन में, रोजमर्रा के स्टाइल से नहीं, जैसे आज कुछ डरी हुई हो, सहमी हुई सी। ट्रेन में इक्का दुक्का लोग भी थे। आमिर ये तय नहीं कर पा रहा था कि किस डिब्बे में जाए। मेजॉरिटी तो हिंदुओं की है ना। वो रुका रहा प्लेटफॉर्म पर और जब गाड़ी चलने लगी तो भागकर एक डिब्बे में चढ़ गया। उसने वही डिब्बा चुना जो बिल्कुल खाली था। चारों तरफ देखा था उसने, कोई नहीं। वो जाकर डिब्बे के आखिरी बेंच पर कोने वाली सीट में डूब गया, जहां से पूरे डिब्बे पर नजर रख सके। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो उसकी सांस में सांस आई। अचानक डिब्बे की दूसरी तरफ एक सर जाहिर हुआ। आमिर के होश उड़ गए, घुटनों में फिर से मिर्गी दौड़ गई। झुककर सीट के इतना नीचे हो गया कि अगर वो शख्स उसकी तरफ आए तो फौरन बेंच के नीचे झुक जाए या फिर तन के सामने खड़ा हो जाए, पोजीशन ले। डिब्बे का दरवाजा भी बहुत दूर नहीं, लेकिन चलती गाड़ी से कूद जाने में मौत के अलावा कोई खतरा नहीं। और अगर गाड़ी आहिस्ता हो भी गई तो वो शख्स भी तो उसके पीछे। वो शख्स अपनी जगह पर खड़ा हुआ। खड़े खड़े उसने चारों तरफ देखा तो उसके चेहरे पर डर या खौफ के कोई आसार नहीं थे। यकीनन वो हिंदू था। आमिर का पहला रिएक्शन ये था। वो शख्स टहलता हुआ पहले दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाहर झांककर बस देखता रहा। फिर ऐसा लगा जैसे किसी चीज के साथ जोर आजमाइश कर रहा है। आमिर जहां छुपा था वहां से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। लग रहा था मानो कुछ खींच रहा है, कभी दबाता था, उठाता था, खींचता था। आमिर को लगा जैसे कुछ तोड़ रहा हो कि तभी दरवाजा जोर से खिंचा और एक खड़खड़ाहट के साथ बंद हो गया। अच्छा हुआ आमिर के मुंह से चीख नहीं निकल गई। वो शख्स आराम से जाकर दूसरे दरवाजे पर खड़ा हुआ। गाड़ी जोगेश्वरी की एक सुनसान स्टेशन फलांग गई। गाड़ी रुक जाती तो शायद वो उतर ही जाती, पर कर्फ्यू का इलाका था तो गाड़ी रुकी नहीं। कर्फ्यू का इलाका ही शायद ज्यादा महफूज होता, कम से कम पुलिस तो होती। पर साकी नाका में जब वो बेकरी जली थी जहां वो काम करता था, तब क्या किया था पुलिस? खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी।
और वे लोग भागे थे बदली करने से जान बचा। 8-10 लोग थे वो तो भला हो भाव का जिसने उनको भाव को तो मालूम था वो मुस्लिम, भाव को तो मालूम था वो मुसलमान, फिर क्यों मदद की उसकी? और भाव तो हिंदू था, वो क्यों भागा है? भाव ने कहा था जब हुजूम के सर पे खून सवार हो तो वो नाम पूछने के लिए नहीं रुकते। उनकी प्यास या तो खून से बुझती है या फिर आग से। दूसरे दरवाजे की खड़खड़ाहट ने चौंका दिया उसे। डिब्बे के दूसरे तरफ के दोनों दरवाजे उस शख्स ने बंद कर दिए थे। और फिर देर तक उधर देखता रहा जहां आमिर छुपा हुआ। खौफ ने उसका सर फिर शिकंजे में ले लिया। वो शख्स दरवाजे क्यों बंद कर रहा है डिब्बे के? क्या उसे मार के उसकी खून में लिथड़ी लाश डिब्बे में छोड़ के उतर जाएगा अगले स्टेशन पर? गाड़ी आहिस्ता हो गई, कोई स्टेशन आ रहा। आमिर की सांसें भारी हो गई, डर था, सांसें गुच्छा हो रही थी, थूक निकला नहीं जा रहा था। कहीं उसे हिचकी ना जाए, कहीं वो घास ना दे, वरना यहीं नीचे पड़े पड़े। गाड़ी रुकी, कोई स्टेशन आया। वो शख्स आराम से चलता हुआ उसकी तरफ आकर उस दरवाजे पर खड़ा हो गया जिस तरफ प्लेटफॉर्म था। आमिर छुपा रहा, उसका एक हाथ उसकी जेब में था। जेब में जरूर कोई हथियार होगा, पिस्तौल या चाकू। आमिर ने सोचा भागकर दूसरी तरफ से बाहर कूद जाए, लेकिन जहां वो छुपा था वहां से निकलते निकलते हुए तो वो शख्स उसका पेट चाक कर देगा। पेट ही क्या गला काट देगा ताकि आवाज ही ना निकले। उसने हल्के से झांक कर देखा, वो शख्स बाहर देख रहा था, प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सन्नाटा। बहुत चाहा आमिर ने कि कोई आ जाए, पर किसी के कदमों की आवाज भी ना आई। और क्या पता कौन आ रहा, हिंदू या मुसलमान। गाड़ी एक धक्के से चली और आमिर झटके से आगे आ गया। वो फिर छुप गया। वो शख्स बाएं हाथ से रॉड पकड़े बड़े इत्मीनान से खड़ा, दायां हाथ अभी तक जेब में था। ट्रेन कुछ देर तक सरकती खिसकती आगे बढ़ी। ये गाड़ी रफ्तार क्यों नहीं पकड़ रही? सिग्नल ना मिल पाने की कोई वजह भी तो नहीं हो सकती। पटरियों पर ट्रैफिक ही कहां है? अभी तक कोई गाड़ी दूसरी तरफ से गुजरी भी क्यों? गाड़ी बहुत देर तक खिसकती रही और जिस जगह पर आकर रुकी वो एक पुल था। नीचे समंदर की खाड़ी थी जहां से अक्सर लाशों के निकलने की खबरें अखबारों में छपा करती। आमिर का दम घुटने लगा। इस खौफ में जीना मुश्किल था। वो शख्स जीप से हाथ क्यों नहीं निकालता? उसकी आंखों से पता चलता है कि वो हमला करने वाला है। क्या होगा जब वो हमला करेगा? क्या उसे बाहर निकलने को करेगा या सर के बाल पकड़ के घसीट देगा सामने? गले पर चाकू रख देगा। क्या करेगा? और वो कुछ करता क्यों नहीं? तभी उस शख्स ने जेब से हाथ बाहर निकाला। डिब्बे का तीसरा दरवाजा भी बंद कर रहा था। वो भागने का हर रास्ता बंद हो रहा था। खौफ अब अपनी हद को पार कर चुका था। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद होता, आमिर कूद कर सामने आ गया। उस शख्स ने चौंक कर देखा उसे। उसका हाथ उसकी जेब में गया और पता नहीं आमिर में कहां से इतनी ताकत आ गई। यारी कहते हुए उसने शख्स को टांगों के बीच से उठाया और फेंक दिया बाहर नीचे समंदर की खाड़ी में। नीचे गिरते गिरते उस शख्स की चीख सुनाई दी, अल्लाह!
क्यों मुसलमान था वो भी। पर मैं और क्या करता, अपने मुसलमान होने का क्या सबूत देता उसे। मैं नंगा